हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स की हिंदी थ्योरी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेखांकन के ऊपर। ये हमारा चैप्टर 8 है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। अब आप सबको पता है कि जब भी हम किसी तरह का व्यापार करते हैं तो उसमें बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो उसी लेन देन को रिकॉर्ड करके ये फाइंड आउट करना कि हमारी फर्म किस तरह का काम कर रही है, कितना हमें लाभ हो रहा है या कितनी हानि हो रही है, हमारी फर्म की स्थिति क्या है, ये सब हमें किससे पता चलता है? जब हम उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। और ये सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं? अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। देखिए, व्यापारी उद्योगपति के लिए यह आवश्यक होता है कि उसे व्यापार की सफलता व असफलता या लाभ हानि व आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए वे लेखांकन की प्रविधियों का व्यापक उपयोग करता है। आधुनिक लेखांकन पद्धति के जनक ल्यूकस पैसोली हैं। ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है सभी पक्षकारों को वास्तविक परिमाणों से अवगत कराना। यानी कि इसका अगर हम बात करें मुख्य उद्देश्य की, तो जो भी वास्तविक परिणाम होते हैं उससे अवगत कराना इसका कार्य होता है। और लेखों को पुस्तकों में वित्तीय स्थिति ज्ञात करने हेतु लिखने की कला ही लेखांकन है। यानी कि देखिए, इसके अंदर हम बात करें तो वित्तीय स्थिति ज्ञात की जाती है। और जब हम इसको लिखते हैं तो ये लिखने की जो कला होती है, यानी कि जिस तरीके से हम ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की लेखांकन शब्दावली बोले या फिर बुलेटिन के अनुसार, लेखांकन उन व्यवहारों और घटनाओं को जो कि कम से कम अंशतः वित्तीय प्रकृति के हों, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में डिफाइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को मुद्रा के रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से लिखने, वर्गीकृत करने, सारांश निकालने और उनके परिणामों की व्याख्या करने की कला। यानी कि इसके अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड किया जाता है जिसको हम मॉनेटरी एस्पेक्ट या मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इसको क्लासिफाई करना, उनका सारांश निकालना और परिणाम निकालना कि हमारी वित्तीय स्थिति किस तरह की चल रही है, ये सब हमारा लेखांकन की कला कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, लेखांकन जो है वो हमारे कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स हैं, जैसे कि है लागत लेखांकन। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है किसी भी चीज की लागत पता करना कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारी कितनी लागत लग रही है, वो इसके अंदर आता है। लागत लेखांकन के अंदर अंतर्गत उत्पादन से लेकर वितरण के सभी व्ययों का आलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड अनुभाजन, जिसको अलोकेशन किया जाता है ताकि उत्पादित वस्तुओं व प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रति इकाई लागत व उत्पादन की कुल लागत ज्ञात करके प्रति इकाई की सही विक्रय मूल्य निर्धारित किया जा सके। यानी कि इसके अंदर हम बनाने से लेके उसको माल कंज्यूमर तक पहुंचाने तक हम सारे खर्चे चेक करते हैं और फिर ये देखते हैं कि हमारे एक इकाई के ऊपर हमने कितना व्यय किया, जिसके साथ ही साथ हम ये भी पता कर पाए कि अगर हमारा एक इकाई पर इतना खर्चा आ रहा है तो हम उसको बेचने में उस इकाई का कितना प्राइस रखें। तो ये हमें किससे पता चलेगा? जब हमें उसकी पूरी कॉस्टिंग पता होगी, तभी तो हम उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। और उसमें हम कुछ इतना मार्जिन भी रखें कि हमारा जो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें कुछ प्रॉफिट भी मिले, और वो प्राइस इतना भी ना हो कि वो मार्केट में हमारा सेल ही ना हो पाए। तो ये सारी चीजें हम इससे डिसाइड करेंगे लागत लेखांकन से। लागत लेखाशास्त्र में शामिल है लागत नियंत्रण व लाभप्रदता निर्धारण का विज्ञान, कला एवं व्यवहार। सेम वही चीज अभी मैंने आपको बताई थी। हम नियंत्रण भी रखेंगे कि प्राइस ज्यादा ना हो जाए, और लाभप्रदता यानी कि अपना मार्जिन भी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। ICWA लंदन की रिपोर्ट के अनुसार लागत ज्ञात करने की प्रविधि एवं प्रक्रिया को ही लागत लेखांकन कहते हैं। ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? लागत लेखांकन के अंदर हम ये देखेंगे कि इसमें हमारी बहुत सारी प्रविधि और प्रक्रिया होंगी। वो सब हम यहाँ पर यूज करके उस जो भी हमारी लागत है उसको पता करेंगे, नियंत्रण करेंगे। ठीक है। तो ये लागत लेखांकन के अंतर्गत हमारे आते हैं। सेकंड आता है हमारा निगमित लेखांकन, जिसको हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं। देखो, अंशों से संबंधित एवं ख्याति की विवेचना अर्थात साझेदारी खातों व कंपनी खातों का संपूर्ण ब्यौरा रखने वाला लेखांकन ही निगमित लेखांकन कहलाता है। देखिए, कॉर्पोरेट है यानी कि इसमें हमारे
कंपनी पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी कि हमारी ख्याति का लेखांकन किस तरह होगा, ख्याति हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अंशों का हमारा संबंध क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा प्रबंध लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन शायद से उस लेखांकन से है जो प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। यानी कि इसमें हम प्रबंध से संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे कि हमें प्रबंध के कौन-कौन से कार्यों से हमें कितनी सहायता मिलेगी और हमें प्रबंध के कार्य किस तरह से यूज़ करने हैं अपनी फर्म के अंदर, जिससे कि हमें सही आंकड़े मिलें, हम सही तरह से उनको यूज़ करके बेटर प्रोडक्ट बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। ये सारी चीज़ें हम प्रबंध के अंदर देखेंगे और साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकलवा सकें। ठीक है। अब एक डेफिनेशन देखिए रॉबर्ट एंड एंथोनी के शब्दों में, प्रबंध लेखांकन का संबंध उन लेखांकन सूचनाओं से है जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी हैं। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं प्रबंध लेखांकन में कि जो भी हमारी इस अकाउंटिंग से संबंधित चीजें हैं उनको हम किस तरह से प्रबंध के लिए उपयोगी बनाएं। प्रबंध में अब देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि प्लानिंग आएगा, बजटिंग आएगा, कॉपरेट हम कैसे करें, कंट्रोल किस तरह से करें, बजट हम किस तरह से प्रिपेयर करें, साथ ही साथ हम रिकॉर्डिंग किस तरह से करें, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। फिर आता है हमारा उत्तरदायित्व लेखांकन, जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए उत्तरदायित्व लेखांकन नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत लागत को नियंत्रित करने हेतु किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी का भार प्रदान किया जाता है। यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम एक विशेष व्यक्ति को ये उत्तरदायित्व देते हैं कि वो किस तरह से ये सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। इसके उत्तरदायित्व लेखांकन लेखाओं का एक ऐसा वर्गीकरण, प्रबंधन, रखरखाव, समीक्षा और मूल्यांकन है जो उन व्यक्तियों के कार्य निष्पादन के गुण, मात्रा तथा जो भी उनके मानक हैं यानी कि स्टैंडर्ड हैं उसके संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरा करता है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जिनको भी हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, हम ये देखते हैं कि उन्होंने कितना कार्य किया है, किस तरह से किया है और प्रबंध किस तरह से चल रहा है हमारा, और हमें सही तरह से जो हमारी जिस भी वर्क काम के लिए हमने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड किया वो किस तरह से हमारा पूरा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय लेखांकन। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि हमने कहाँ से हमें रेस करना है फंड, यानी कि कहाँ से हमें हम अपनी जो वित्तीय है उसको हम इकट्ठा करेंगे, फिर कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है और हमें कितना इन्वेस्ट करना है, यानी कि हम कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, लेंगे उधार, फिर उसको कहाँ कहाँ लगाएंगे और कितना कितना लगाएंगे। ये सारी चीजें वित्तीय लेखांकन में आती हैं। देखिए वित्तीय लेखांकन लेखांकन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संस्था के वित्तीय कार्य का नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। अब नियंत्रण का मतलब यहाँ पर यह है कि हम बहुत ज्यादा भी अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी वहां पे क्या है, ब्लॉक हो जाएगा हमारा पैसा, और कम इन्वेस्ट किया तो उसकी कमी से हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कितना करना है, कब करना है, कहाँ कहाँ करना है, ये सारी चीजें हमें एनालाइज से पता चलेगी और वो सारी एनालिसिस हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। जिससे वित्तीय कार्य का कुशल एवं प्रभावी संचालन किया जा सके। बियरमैन एवं स्मिथ के मतानुसार वित्तीय प्रबंध पूंजी के स्रोतों का निर्धारण करने तथा उसके सिस्टम उपयोग, सेम वही चीज आ गई, निर्धारण करना स्रोतों का कि कौन कौन से स्रोत से हमें लेना है, यानी कि ऐसे स्रोत से जहाँ पे हमें ज्यादा ब्याज ना देनी पड़े, क्योंकि जब आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज देनी पड़ेगी। फिर है उसके सिस्टम उपयोग, यानी कि कहाँ हमें उसे इन्वेस्ट करना है, और मार्ग ज्ञात करने वाली तकनीक है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है सारे पॉइंट। फिर है टैक्स अकाउंटिंग। अब देखिए टैक्स अकाउंटिंग में क्या है, कर लेखांकन वह लेखांकन है जिसके अंतर्गत विभिन्न करों का वर्गीकरण एवं कर से संबंधित मदों को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी टैक्स अकाउंटिंग है तो टैक्स का कहाँ कितना कितना टैक्स लग रहा है, कहाँ से हम लीगली तरीके से मतलब वैधानिक तरीके से अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत इंक्लूड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपना जो भी हमें
सैलरी है या भी जो भी हमारा प्रॉफिट है हमने उसको हाइड कर दिया। हाइड नहीं करना, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं अपने टैक्स को कम करने के। गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, इनकम टैक्स के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं, जैसे कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से हमें 100% रिलैक्सेशन मिले, यानी कि वहाँ पे हमें छूट मिले। तो हम इस तरह से करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स अकाउंटिंग के, बहुत ही शॉर्ट में था। इसके क्वेश्चंस मैं अभी आपको इसी के साथ करा दूंगी। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर कर दूंगी, तो वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसका यूजर कौन होता है, यानी कि कौन उसको यूज करता है। एक ओनर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हर फील्ड में यूज की जाती है, यानी कि जहाँ पर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, और अकाउंट्स भी हर जगह यूज किए जाते हैं। फिर चाहे बैंक हो, बैंक के अंदर भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उनका रिकॉर्ड किया जाता है। अगर किसी बिजनेस की बात की जाए तो उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका रिकॉर्ड किया जाएगा। इवन अगर आप देखते हैं कि कोई घर, मतलब किसी घर में हम अब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाजार से कुछ परचेस करके लाते हैं, तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। वैसे कहने को वो रिकॉर्ड हमारे काम नहीं आते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्ड किसी को बाहर शो नहीं किए जाते, लेकिन ये वाले रिकॉर्ड शो करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पैसा लगा होता है, वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये आपको एक समझाने के तौर पर था कि कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो, ट्रांजैक्शंस हर जगह होते हैं और उनका रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ इसके लिए यूजफुल है या इसके लिए यूजफुल है, वो सबके लिए यूजफुल होते हैं। इसलिए इसके अकॉर्डिंग ओनर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, इन सभी के लिए यूजफुल रहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल है वो क्या है। एक कैश है, एक इंटरेस्ट है, एक लायबिलिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैपिटल जो है बिजनेस की, कैश, कैश फॉर्म में है लेकिन वो कैश नहीं है। एक इंटरेस्ट, हम ये नहीं कह सकते कि वो एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे नहीं है, लेकिन हाँ वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी के अंदर इन जो भी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, जो भी फंड वहां पे इन्वेस्ट किया गया है, उसको कैपिटल बोलते हैं। वो कैपिटल एक लायबिलिटी होती है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है वो तो आपको वापस लेनी ही लेनी है, साथ में अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो यानी कि जो आपने लगाया है उतना पैसा आपको मिले, या फिर जैसे कि आपने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि बिजनेस एंटिटी जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, यानी कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। यानी और ओनर अगर कोई वहां से विड्रॉल भी करता है तो उसका वो पेमेंट करता है, ठीक है। तो उसी तरह से वो कैपिटल लगा रहा है तो बाद में उस कैपिटल को लेगा और उस कैपिटल से इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट की जाती है कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नोन अबाउट द, अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटेंसी का ये हमें बताना है। प्रॉफिट और लॉस एंड असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, पोजीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ कैश, एरर्स एंड फ्रॉड ऑफ द एम्प्लॉयज। अब यहाँ पर ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्टिविटी है, अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो हमारी इन पॉइंट में से किससे रिलेटेड है। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ कैश, या फिर एरर एंड फ्रॉड्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है अकाउंटेंसी का वो ये देखना होता है कि जो भी हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको ये बताता है कितनी असेट्स, कितनी लायबिलिटी, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, क्योंकि इसी के बेसिस पे बिजनेस रन किया जाता है, बिजनेस का एक्सटेंशन होता है। अगर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है तो उसको आगे एक्सटेंड किया जाता है और असेट्स नहीं लाई जाती हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो उस पे वर्क करके उस लॉस को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इज रिकमेंडेड फॉर यूज बाय।
अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और ये रिकमेंडेड करता है हमारे क्या यूज करने के लिए। कंपनी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो कंपनी लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में वो इसको फॉलो करेंगी, या फिर कंपनीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये करेंगी। देखिए मैंने आपको सॉरी मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें ही बताया था कि इनका सिर्फ आप नाम याद कर लीजिए, तो वो बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ इनके नाम याद करने की कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है। लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है और मैं आपको 1, 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दूंगी, उसके अंदर का थोड़ा सा पूछा जाता है। जैसे कि इसमें आ गया कि इसमें कौन सी कंपनियां को रिकमेंड किया जाता है या फिर कौन सी कंपनियां फॉलो करती हैं। 1, 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको एज इट इज बता दूंगी। उसके अलावा आपको डीप में कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कैरी करते हैं। कंपनीज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, यानी कि जो कंपनीज इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बिजनेस में वो लोग फॉलो करती हैं, या फिर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग्स। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो हमारा उन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है या फिर उन कंपनियों पे अप्लाई होता है जो कि हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनको डेप्रिसिएशन का लेखांकन करना होता है, यानी कि अकाउंटिंग करनी होती है जो, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर लिस्टेड होती हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। और ये किसने कहा है, ये हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग इनटू माइंड आउट द फॉलोइंग फंक्शन। अब जो डेफिनेशन है हमारे अकाउंटिंग की उससे हमारे कौन कौन से फंक्शंस निकल के आते हैं, यानी कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अकाउंटिंग की, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। तो देखिए यहाँ पर सबसे आपको उसको सीरियल वाइज लगाना है और ये आपके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है, ये हमारा भी स्टार्टिंग का पार्ट नहीं है। स्टार्टिंग का पार्ट सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 3 पॉइंट आ गया। रिकॉर्ड के बाद क्या करेंगे, जो भी आपने रिकॉर्ड किया उसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। जैसे कि रिकॉर्डिंग क्या हो गई जर्नल में, क्लासिफाई आप किसके अंदर करेंगे, लेजर के अंदर, तो यानी कि 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे आप उसको समराइज करेंगे, यानी कि फिर आ गया आपका 4, ठीक है। समराइज कर लिया, फिर आप क्या करेंगे इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उससे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये आपका कितने निकल कर आ गया 2, तो 3142 होगा इसका राइट आंसर। 3142 कहाँ है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज रिलेटेड टू। अब जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज करा चुकी हूँ, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। देखिए इनमें से मैंने 2 तो मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ तो वो आपको पता होंगे। अब आपको 2 एंड 4 में से चूज करना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किस पे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इन्वेंट्रीज किससे रिलेटेड है, 2 से। गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा किससे रिलेटेड है, अभी मैं आपको बताऊंगी। डेप्रिसिएशन हमारा 6 से है। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये हमारा 12 से रिलेटेड है और अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट ये हमारा 10 से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पे फॉलो होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, या फिर सर्वाइवल। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हम सब ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे हमें ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात की जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल की भी बात की जाती है और यहाँ पे सर्वाइवल की भी बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की जाती, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट में को मैक्सिमाइज करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हमारा ग्रोथ करेगा। सेल मैक्सिमाइज करने से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सर्वाइवल से क्या होगा कि
कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अच्छा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो किया जाता है, सर्वाइवल का, यानी कि वो इतना तो अर्न कर लें कि वो सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर, जो भी अदर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामने वो सर्वाइव कर पाए, उस तरह की सिचुएशन उनके साथ फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। आई होप यहाँ तक आपको प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए प्लीज़। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया प्रिस्क्राइब्ड बाय। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडिया में वो किसके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपनी लॉ बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटिंग, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये हमारी किसके बारे में बात करता है? ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होता है। कंपनी लॉ बोर्ड हमारे कंपनी से रिलेटेड नियम बताता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स भी हमारे जो हमारे डिफरेंट रूल्स आते हैं किसी भी चीज को कोई भी कौन ये कोई भी हम ट्रीटमेंट करते हैं या फिर कोई भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं कंट्रोलिंग में, कोई भी ऐसा फॉलो करते हैं, कोई भी मेथड वहां पर ये बताते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे अकाउंटेंसी से रिलेटेड रूल्स को बताते हैं। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमारा बताया गया है किसके द्वारा? ये बताया गया है कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा ये सारे रूल्स बताता है कि स्टैंडर्ड 10 किससे अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड 10 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, 6 के अंदर क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो जितने भी रूल्स अप्लाई होते हैं हमारे, वो 211 आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे बताए जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इज, अब अकाउंटिंग क्या है इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। लैंग्वेज है, प्रीवियस क्लास ही अगर आपने देखी होगी तो आप इजीली बता सकते हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग हमें सारे रूल्स बताती है, अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसलिए ये हमारी लैंग्वेज भी हो गई। सोर्स है, मैंने अभी आपको बताया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो ये भी हो गई। और अकाउंटिंग के अंदर ही हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, फिर उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं लेजर के अंदर, उसके बाद हम समराइज करते हैं सभी ट्रांजैक्शंस को, समराइज के बाद क्या करते हैं हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अकाउंटिंग ये सारी चीजें हैं, यानी कि इन सब चीजों को बताती है। नेक्स्ट है द चार्टर्ड एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड इन। अगेन ये रिपीट हो रहा है, और ये मत सोचिए कि मैंने क्वेश्चन ये ऐसे ही डाल दिया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाने के लिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2011 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2012 में भी आया है, यही क्वेश्चन आपका 2003 एंड 4 के अंदर भी आया है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, जिससे कि रिवीजन करके भी हमें ये सारे चीजें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाए। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको इजीली याद होगा 48 है, 49 है, 50 है, या फिर 51 है। तो ये जो एक्ट हमारा पास हुआ, ये हमारा पास हुआ था यहाँ पे 49 में, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज इन रेस्पेक्ट ऑफ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें क्या बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो हमें यहाँ पे बताता है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। फर्स्ट क्या है, रिवीजन करिए, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 इन्वेंट्रीज, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट्स, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ 2 क्या हो गया? कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 8। अब देखिए, यहाँ पर 8 आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये 2 हो गया तो ये हट गया। फिक्स असेट्स, ये हमारा 10 से रिलेटेड है। अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये भी आप इजीली कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 6 है तो बचा क्या? 8, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो 3 यहाँ पे हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस मैन मीन। अब बिजनेस के अंदर जो नेटवर्थ होती है उसका क्या मतलब होता है? इक्विटी कैपिटल से, टोटल एसेट से, फिक्स एसेट्स माइनस करंट
लायबिलिटी या फिर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज से। तो यहाँ पे अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो देखिए नेट वर्थ में यहाँ पर जो इसका मतलब होता है वो होता है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी बताइए। देखिए नेट वर्थ की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा नेट वर्थ है इसके अंदर। देखिए नेट वर्थ हमारा जब हम जो भी हमारी टोटल असेट्स होती हैं उसमें से जो भी हमारी आउटसाइडर, इनसाइडर नहीं, आउटसाइड की जो भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो जो भी रिमेनिंग हमारे पास फंड बचता है वो हमारा नेटवर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक मत अगर आप वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।